दोस्तों, घर का भेदी लंका डारे, ये कहावत पुराने ज़माने से ही चली आ रही है और रामायण काल से लेकर आज तक हर घर में हर जगह एक विभीषण जरूर रहता है। लेकिन वो रामायण काल था और उस वक्त के जो विभीषण थे वो भी महान थे, क्योंकि वो काल महान था। लेकिन वो रामायण काल की बातें थी और उस वक्त जो विभीषण भी होते थे वो जन कल्याण के लिए विभीषण होते थे। अगर अपनों से गद्दारी भी करते थे तो उन गद्दारी का उद्देश्य केवल और केवल जन कल्याण रहता था। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है, कलयुग आ चुका है। अब के जो विभीषण हैं वो जन कल्याण के लिए नहीं, अपने स्वयं के कल्याण के लिए विभीषण वाले काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया महाराष्ट्र में भी हुआ। रिपब्लिकन टीवी जो कि एक न्यूज़ चैनल है, उनके सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को पुलिस ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ मारपीट भी की और मुझे नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी मुंह के अलावा शरीर से भी कुछ बोलते होंगे। और एक कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि अर्नब गोस्वामी हाथापाई करेंगे। मारपीट की गई मतलब यही है कि उन्हें ही कुछ किया गया, या उन्हें आसान भाषा में बोला है तो उन्हें ही पीटा गया या प्रताड़ित किया गया। और दोस्तों, इसका कारण ये बताया गया, इसे कारण कम मौके की ताक में रहना ज़्यादा बोला जा सकता है, क्योंकि एक कारण न होता तो कोई और कारण लाते। मतलब कि उन्हें हर हाल में अर्नब जी को परेशान तो करना ही था। तो खैर, जो भी हो, कारण ये बताया गया कि मई 2018 में एक वास्तुविद द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। और उस आत्महत्या का कारण उन्होंने जो सुसाइड नोट में छोड़ा था उसमें ये लिखा था कि मैं कई लोगों से कुछ पैसे उधारी लिया था और मैं उन लोग को उधारी जो वापस नहीं कर पा रहा तो उन लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। अब चूंकि उस सुसाइड नोट में स्पेशली अर्नब गोस्वामी जी का नाम नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग का नाम था और उन एक लोगों में अर्नब गोस्वामी जी भी थे। और लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाने की वजह से 2019 में केस को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से उस फाइल को खोला गया और उसके तहत अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी की गई। लेकिन कानून का नया नवेला जानकार भी वह जानता है कि कोई भी पुराने फाइल को रीओपन करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। दोस्तों, हम लोग ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि पुलिस अपने ऊपर पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ भी बिना किसी की अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं करती। तो फिर अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर इतनी सारी पुलिस ने इस तरह कार्रवाई कैसे की, और कार्रवाई भी वैसे जैसे कि कोई आतंकवादी को पकड़ने गए हैं। पुलिस वाले सबसे पहले उनके घर के चारों ओर के इलाके को घेर लिए और पुलिस वाले AK-47 भी लेकर गए थे जैसे कि कोई आतंकवादी हो। उनके साथ झड़प की गई, मारपीट की गई और उनके बेटे के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। और केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र पुलिस ने कसाब के साथ भी ऐसा गंदा व्यवहार नहीं किया था जितना गंदा व्यवहार अर्नब गोस्वामी के साथ किया गया है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें विभीषण कहाँ से आया, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि विभीषण कहाँ से आया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो व्यक्ति आज राजनीति सीखना शुरू किया होगा, वहां से लेकर एक बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ तक भी एक बार में समझ जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी की गई है, एक गिरफ्तारी सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार का सर पर हथौड़ा मारने वाला काम नहीं है, हथौड़े पर सर पटकने वाला, और अगर मैं ये बोलूं कि एकदम चालू मुसल में अपना सर डाल देने से कम खतरनाक नहीं है। और चूंकि सब लोग ये बात जानते हैं कि पुलिस बिना ऊपरी प्रोत्साहन के काम नहीं कर सकती, तो ये बात सबको क्लियर पता है कि महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर ये काम किया गया है और ये महाराष्ट्र सरकार के लिए आत्महत्या से कोई कम नहीं है। तो अब ये जब सरकार डिसीजन ली कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना है, तो कोई ना कोई तो उनको राय दिया होगा, और जो भी राय दिया होगा वो वहाँ का विभीषण है। वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र सरकार चले। तो दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाएंगे ना, तब पता चलेगा कि विभीषण कौन कौन है। तो आपको ताजुब करने वाली बात ये बता दूं कि सबसे पहला विभीषण तो खुद उद्धव ठाकरे जी लगते हैं। कारण देख लीजिए, उद्धव ठाकरे जी अपने हिंदुत्व को जब से छोड़े हैं तब से बड़े बेचैन रहते हैं। उन्हें इधर के हैं न इधर के हैं, उन्हें ऐसा फील होता है और एकदम बीजेपी की गोदी में फिर से बैठने के लिए छटपटाए रहते हैं। इसीलिए तो कृषि बिल का सारे के सारे दलों द्वारा तो विरोध किया गया, लेकिन शिवसेना द्वारा इसका सपोर्ट किया गया। और दूसरी चीज, अभी बिहार में चुनाव चल रही है और चूंकि महाराष्ट्र में सरकार का एक कड़ी कांग्रेस का भी फंसा है, तो हो सकता है कि बिहार चुनाव तक तुम अर्नब को गिरफ्तार करवाओ। और जो अर्नब का केस है उसमें सुसाइड करने वाले ने स्पेशली अर्नब का तो नाम लिया नहीं है। और दूसरा चीज, आदमी अपनी उधारी तो मांगेगा ही,
तो कोई भी कानूनविद ये बात जानता है और बहुत सारे कानूनविद ये चीज़ समझ चुके हैं कि अर्नब गोस्वामी इससे बरी होंगे। और अर्नब गोस्वामी जब बाहर आएंगे तो कितनी ताकत से महाराष्ट्र सरकार का विरोध करेंगे, ये महाराष्ट्र सरकार का एक एक नुमाइंदा अच्छे से जानता है। और वो ये सोचने में लगे हैं कि जब अर्नब बाहर आएगा तो किस किस तरीके से हमारी बखिया को उधेड़ेगा, हमें किस किस तरीके से पटकनी देगा। और जब महाराष्ट्र सरकार की विरोध होगी, जब महाराष्ट्र सरकार ढहेगी, तो उसका एक किला कांग्रेस का भी है और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस की भी बदनामी होगी। और अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है तो कुछ तो कांग्रेस का वहाँ से समझ रहे ना। और दूसरी चीज़, उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और जिस तरह से बीजेपी का कभी अघोषित कभी घोषित समर्थन करते हैं, ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव के बाद दोनों के दोनों मिल जाएंगे और कांग्रेस जाए। क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के मिलने के बाद तो महाराष्ट्र की सरकार है ही। उद्धव सरकार के लिए अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का पद भी नहीं गया और हिंदुत्व का दामन भी थाम लिए, हो गया अपने हिसाब से। और मुझे दूसरा विभीषण संजय राउत जी लगते हैं। संजय राउत जी ऐसा कोई बयान देने में पीछे नहीं हटते हैं जिससे महाराष्ट्र सरकार की छिया लिदड़ हो। वो एक जानकार है, वो तगड़े राजनीतिज्ञ हैं। वो बयान देते वक्त उन्हें पता रहता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है उनके बयानों से कि वो खुद ही चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ध्वस्त हो जाए और हो सकता है कि अगला मौका उन्हें मिले। हम लोग को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि फडणवीस और संजय राउत आपस में मिलते रहते हैं। और मुझे तीसरे विभीषण नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु लगते हैं, श्री शरद पवार जी। शरद पवार जी के बारे में आपको मैं इतना बता दूं कि इनके जीवन में न कोई इनका शत्रु है न कोई इनका मित्र है। इनके लिए कुर्सी छोड़ के कोई और काम ही नहीं बचा। ये कब कुर्सी के लिए किससे मिल जाए कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि शरद पवार जी राय दिए होंगे कि अर्नब को निपटाओ यार, बहुत बोलता है, सबसे पहले इसकी बोलती बंद कर दो, तब बाकी पत्रकार डर के मारे बोल नहीं पाएंगे। और ये शरद पवार जी भी जानते हैं कि अगर एक पत्रकार को दबाएंगे तो 100 पत्रकार उठ के खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार चलाने वाले लोगों के ऊपर नाश छा गया है, इसलिए उनका विवेक खत्म हो गया है और हमारे शरद पवार जी उसको ऐसा राय देकर अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। क्योंकि शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मीटिंग किसी छिपी नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि अर्नब गोस्वामी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और मैं ये भी नहीं कहता कि अर्नब गोस्वामी को सबसे अच्छी पत्रकारिता आती है। लेकिन पालघर में साधुओं की नृशंस हत्या हो या सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या बॉलीवुड का ड्रग्स मंडली हो, सबको पूरी तरह से एक्सपोज किया है तो वो अर्नब गोस्वामी है। ऐसा लगता है कि अगर अर्नब गोस्वामी आज पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं होते तो सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हवाले कभी नहीं होता। जो करना है मुंबई पुलिस कर ली होती। अगर अर्नब गोस्वामी नहीं होते तो कब का साधुओं की जो निर्दयतापूर्वक हत्या हुई थी और जो हिंदुत्व का दम भरने वाले, जो हिंदुत्व का चोला पहने बैठे महाराष्ट्र में, जो हिंदुत्व के छोटे सरकार है, वो तो हिंदुत्व का मुद्दा ही भुला दिए रहते हैं और साधुओं की हत्या का मामला कहाँ चला गया था पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ये अर्नब गोस्वामी हैं जिन्होंने बॉलीवुड के ड्रग्स मंडली को पूरी तरह से एक्सपोज किया। आज कोई आदमी कहीं और कोई नशा करे तो उसे नशेड़ी कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड के अंदर नशा करने को स्टाइल समझा जाता था और इनकी बातें ओपन भी नहीं होती थी। और इनकी जो भी कमियां थी बॉलीवुड में, और ये मान के आप चल सकते हैं कि बॉलीवुड के वंशवाद को इन्होंने चुनौती दे दी थी। दोस्तों, अगर वैसे माना जाए तो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बहुत सारे पुरस्कार लौटाओ वर्ग है, ये सब व्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा जोर देते थे। कहीं कुछ होता नहीं था कि कहते थे कि व्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार किया गया, वो उनके लिए व्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं लगता। और या नहीं तो इधर उधर एन के प्रकार अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी को इन लोग वाजिब ठहरा रहे हैं। दोस्तों, सत्ता का दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र में अक्सर वक्त दर वक्त होते रहता है और अभी महाराष्ट्र सरकार पूरे देश को ये सिखा रही है और दिखा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है। महाराष्ट्र सरकार के कारण आज पुलिस वाले एक कानून का एक अंग न बन के, कानून का एक अभिकरण न बन के, पुलिस वाला एक गैंग में तब्दील होते जा रहा है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जिस तरह से वहाँ मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत जी को हमेशा चैलेंज किया करते थे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर श्री परमजीत जी ने भी अर्नब गोस्वामी के टीआरपी को लेकर कुछ बयान दिया था। लेकिन जब दोनों के बीच में बयानबाजी चल रहा है
तो यहाँ पर पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया वो यही बात को दर्शाता है कि पुलिस अब एक गैंग के रूप में तब्दील होते जा रही है। जैसे दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है तो एक गुट अपने आदमी लेकर आ जाता है और दूसरे गुट अपने आदमी। तो पुलिस वाले आज अपने आदमियों के साथ पहुंच के अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा काला और खतरनाक दिन है। भले ये काला दिन कांग्रेसियों को और कांग्रेस सहित कोई विपक्षियों को नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि खुशियाँ और वीडियो का शेयर ऐसा चीज़ होता है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आप लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।